हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सारे लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई शानदार तरीके से आप लोग की चल रही होगी, है ना। बट चलिए, हम लोग बात कर रहे थे 6 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस सीरीज में हम लोग 3 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं, है ना। पहला क्वेश्चन बहुत एवरेज था, और जो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसमें हमने देखा था कि हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना पड़ा, मशीनरी अकाउंट खोलनी पड़ी, है ना। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो आज की जो वीडियो होगी ना, जो फोर्थ पार्ट हमारा होगा, सेकंड वीडियो वाला क्वेश्चन, और जो आज का फोर्थ पार्ट होगा, है ना। तो ये इन क्वेश्चन में सिमिलरिटी काफ़ी हद तक है ना। मतलब सिमिलरिटी इन द सेंस, डेप्रिसिएशन अकाउंट में वहां पर क्या ट्रीटमेंट था और किस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन को ट्रीट किया था, और इस क्वेश्चन को जिसको आज हम करने जा रहे हैं उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, इन दोनों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार आप अच्छे से जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, अगर कैश फ्लो आप देख रहे हैं तो पूरी वीडियोस को आप देखें, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 4 में करेक्शन है आपस में, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देखें। तो इस वाली वीडियो को देखने से पहले एक बार सेकंड वाली विजिट कर लें अच्छे से। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं कि आज की सीरीज में हम लोगों ने अल्टीमेट लेवल पर बात क्या करनी है। देखिए, क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया है, तो क्वेश्चन का मोटा मोटा प्रारूप मैं आपको बता दूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की मैं बात करिए, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 लिखा है, यानी नीचे जो नोट्स टू अकाउंट है, नोट नंबर 1 देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है। रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग सरप्लस बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, 50 माइनस 30 माइनस, यानी दोनों साल प्रॉफिट माइनस में रहा। और फिर एक बात करिए जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग, 1 लाख और 1 लाख रुपए, ठीक है। बात फिर ऊपर आया बैलेंस शीट में दोबारा से, वहां पे थर्ड वाला पॉइंट लिखा है करंट लाइबिलिटीज, जिसमें ट्रेड पेएबल है 25 और 70 के। फिर एसेट्स वाले पार्ट में देखें तो हमें दिया है नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो फिर लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें टेंजिबल एसेट्स की बात करी है 80 और 1.5। नीचे नोट नंबर 2 दिया है टेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या मिलेगा हमको, मशीन मिलेगी 90 की और 1 10 की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिलेगा 10 का और 5 का। आगे फिर क्वेश्चन ने बात करी है इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग, एक पॉइंट लिखा है इंटेंजिबल एसेट्स, ऊपर एसेट्स वाले कॉलम में देखें, वहां लिखा है इंटेंजिबल एसेट्स 60 और 70। अब वो इंटेंजिबल है क्या पता नहीं। इंटेंजिबल के रिगार्डिंग हम बात देखें तो ऐसी वो एसेट्स जिनको हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, है ना, लेकिन छू नहीं पा रहे। लाइक गुडविल आपकी जो भी, वो इंटेंजिबल एसेट्स हुई, पेटेंट्स आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हुई, लेकिन इंटेंजिबल गुडविल है कि पेटेंट्स है, नहीं क्लियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में करंट एसेट्स के रिगार्डिंग इन्वेंट्री दी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और अदर करंट एसेट्स आपको दे रखी हैं, ठीक है। बात नोट्स टू अकाउंट हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन जो अदर करंट एसेट्स है उसमें नोट नंबर 3 लिखा है। तो थर्ड वाला पॉइंट पढ़े नोट्स टू अकाउंट के अंदर, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये 15 और 20 आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी करंट एसेट्स कहलाती हैं, देखेंगे इसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है मामला। फिर नीचे लिखा है मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹7,000 इज सोल्ड फॉर ₹10,000। एक बात आप देखें, ऊपर मशीन की जानकारी, नीचे मशीन की जानकारी। जो हमारा नोट्स टू अकाउंट है ना, वहां पर मशीन की बात कही गई है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात भी कही गई है, और नीचे भी डेप्रिसिएशन और मशीन की बात करी है। तो इसका मतलब डेप अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों खोलेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमें अकाउंट्स कौन कौन से खोलने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ अकाउंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कंफर्म आना है। फिर हम बात करें, बी वाला पॉइंट लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कि ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर पेटेंट्स वाज परचेज फॉर ₹50,000, मतलब इस साल 50,000 रुपए के पेटेंट्स खरीदे गए। अभी पेटेंट्स कहां से नया पॉइंट आ गया, देखो ऊपर जो हमारे पास सेकंड वाला हेड है ना, एसेट्स वाला, वहां पर जो इंटेंजिबल एसेट लिखा है, जहां पर 60 और 70,000 रुपए लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि जो ऊपर इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पेटेंट्स को डिनोट कर रही है। हमने कैसे समझा, हमने नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी, पेटेंट्स अचानक पैदा थोड़ी होंगे। तो अगर खरीदे थे 50,000 रुपए तो कहाँ रिकॉर्ड किए भाई, ऊपर बैलेंस शीट में कहीं तो रिकॉर्ड होंगे। तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो इंटेंजिबल एसेट्स ना होकर पेटेंट है। तो इस तरीके से पेटेंट की इन्फॉर्मेशन ऊपर भी और नीचे भी। तो हमें अल्टीमेट लेवल पर 3 अकाउंट खोलने हैं। एक तो हमें मशीनरी का अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक बात, दूसरी बात हमको खोलना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का अकाउंट, तीसरी जो अकाउंट हम लोग का खुलेगा वो खुलेगा पेटेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। बात आई होप यहां तक की बात, क्वेश्चन मोटा मोटा समझ में आपको आ गया होगा। चलिए बात करते हैं। तो पर्टिकुलर्स कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी हम लिखें, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 लिखा, पर्टिकुलर्स डिटेल रुपीज के 3 कॉलम बने। पहला पॉइंट हमने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम
कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पहली बात हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसे हमने फाइंड आउट करना है। और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि वर्किंग नोट हमेशा करिएगा, ठीक है बात। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में चले ना, तो हमें जो प्रॉफिट के बाद अगर हम इसका वर्किंग नोट करना चाहें, तो अदरवाइज जरूरत तो नहीं है, मैं आपको एक बार हल्का सा बता दे रहा हूँ। वर्किंग नोट की बात करें तो हमें नेट प्रॉफिट है ना, हमें नेट प्रॉफिट दिया रहता है क्वेश्चन में, लेकिन कौन सा वाला, आफ्टर द टैक्स वाला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला हमको क्वेश्चन में दिया रहता है। अब यहाँ देखें एक बारी आप, जो रिजर्व एंड सरप्लस वाला दूसरा है ना, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, तो नीचे रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग प्रॉफिट के जो रिगार्डिंग बात करी है वो 50 और 30 की करी है कि 50,000 रुपये इस साल है 22 में, और यहाँ पे 30,000 रुपये था। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है बच्चे, 22 में ये है कंडीशन और 21 में ये है कंडीशन, 50,000 रुपये यहाँ भी माइनस में और यहाँ भी माइनस में। तो इस साल का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा वो कितना रहा, तो वो आप देखें, ये आपका माइनस में और ये आपका माइनस में। 22 वाले से 21 वाले को आप घटाएंगे हमेशा, मतलब करंट वाले से प्रीवियस वाले को लेस करेंगे। तो आप देखें, ये देखेंगे ये खुद ही 50,000 माइनस में है, 50,000 फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस तो होगा ना, लॉजिक है कि इन दोनों को माइनस करना होता है आपस में, तो माइनस तो वो वाला है। उसके बाद ये भी आपकी वैल्यू माइनस में है, -30,000, तो ये आपकी वैल्यू अल्टीमेट लेवल माइनस में है। अब देखें ये माइनस का 50,000 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 30,000 रुपये। अगर 50 से 30 चला जाए है ना, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है, देखिए -50,000 और ये हो गया +30,000 है ना। तो अल्टीमेट लेवल पर 50 से 30 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है अल्टीमेट लेवल पर। हमारा आंसर -20,000 रुपये आने वाला है, यानी प्रॉफिट हमें इस साल -20,000 रुपये हुआ है, यानी माइनस में हमारी प्रॉपर्टी कंडीशन है। उसके बाद हमने क्या कहा था, इसमें हम ऐड क्या क्या कर रहे थे बेटा, इसमें हम ऐड कर रहे होते हैं ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व है ना, इसमें हम ऐड करते हैं ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व, या फिर हम ऐड करें प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। दूसरी बात इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तीसरी बात, चौथी बात हम करते हैं प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। 4 बातें इसमें ऐड कर रहे होते हैं और लेस इससे हम कर रहे होते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, तब जाकर ये कहानी हमारी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग बात करी, पूरे क्वेश्चन में आप देखिएगा प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं नहीं दिया है, इंटरिम डिविडेंड की कहीं बात नहीं करी गई, प्रपोज डिविडेंड की कहीं बात नहीं हुई है, बात हुई है सिर्फ जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग। लेकिन जनरल रिजर्व की अगर हम बात करें तो देखें आप रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर जो 2 बना हुआ है ना, नोट्स टू अकाउंट में देखें आप, एक तो सरप्लस की बात करी है, सरप्लस के रिगार्डिंग ये बात दी है ना, प्रॉफिट की बात रिगार्डिंग बात ये दी है। जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग देखें तो 1 लाख यहाँ भी लिखा है 22 में और 1,21,000 वाले में भी लिखा है, 1 लाख यहाँ भी है 1 लाख यहाँ भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लाख पहले साल भी 1 लाख, इस साल भी 1 लाख, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इस साल कोई भी अमाउंट इस जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर नहीं किया गया। तो अगर नहीं किया गया तो फिर यहाँ एडिशन का मामला उठता ही नहीं, यानी कोई भी बात इसमें ऐड होने वाली नहीं है। हमारा प्रॉफिट विल बी रिमेन सेम 20,000 रुपये, और ये 20,000 रुपये हम आफ्टर ना कंसिडर करके बिफोर ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखें ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख लें बच्चे 20,000 रुपये, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख लें बच्चे 20,000 रुपये। तो हमें 20,000 रुपये बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला मामला हुआ, ठीक है। बात क्लियर हुई होगी यहाँ तक की। आगे देखें बच्चे, तो फिर हमारा जो प्रॉफिट आया वो माइनस में 20,000 रुपये हमारा आया, ये बात हमने लिख ली। और उसके बाद हमारे पास पता है भाई हमको ऐड करने के बाद यहाँ पर एडिशन का मामला रहेगा। और क्या ऐड हम लोग करते हैं, नॉन कैश और ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश आइटम क्या है, डेप लगाना एक नॉन कैश आइटम हुआ। डेप लगाने से खर्चा तो आप दिखा रहे होते हैं लेकिन अल्टीमेट लेवल पर कैश आपका कहीं नहीं जाता, दैट्स वाई आपका जो डेप हुआ वो नॉन कैश वाली कंडीशन में भी। और डेप के रिगार्डिंग बात कही गई है क्वेश्चन में, डेप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, तो डेप की कहानी रहेगी, इसका मतलब तो डेप तो रहेगा बेटा। उसके बाद बात करें पेटेंट्स की, अगर हम बात करें तो वो आपका नॉन कैश आइटम हुआ। पेटेंट्स को राइट ऑफ कर देना वो नॉन कैश आइटम हुआ। गुडविल को राइट ऑफ कर देना नॉन कैश आइटम हुआ, है ना। तो 3 चीजें आपके मोटी मोटी हैं, चीजें बहुत सारी, लेकिन जो मोटी मोटी आपने याद रखना, ये डेप आपका नॉन कैश आइटम है, पेटेंट्स को राइट ऑफ करना नॉन कैश आइटम है, गुडविल को राइट ऑफ करना नॉन कैश आइटम है। तो ये तो नॉन कैश, डेप की तो बात हुई है, गुडविल के रिगार्डिंग कोई बात हुई नहीं है क्वेश्चन के अंदर। पेटेंट्स की बात करी गई है, लेकिन पेटेंट्स के रिगार्डिंग हम देखेंगे उसको राइट ऑफ किया भी गया है कि नहीं किया गया है। अदरवाइज राइट ऑफ का जिक्र किया है या नहीं किया वो बात तब पता चलेगी जब हम उसका अकाउंट्स खोलेंगे। क्यों, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग पेटेंट्स दिया हुआ है और पेटेंट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ऊपर भी और नीचे भी। जब तक हम अकाउंट नहीं खोलें तब तक हम डिसीजन कुछ नहीं ले सकते हैं। बात करें डेप्रिसिएशन कितना इस साल का चार्ज करेंगे, इसके लिए भी हमको अकाउंट खोलना पड़ेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है बात। और नॉन ऑपरेटिंग अगर हम बात करें तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं भाई, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना, है ना, या फिर अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें डिविडेंड प्रोवाइड करवाना, किसी एसेट्स को बेचते वक्त प्रॉफिट या लॉस का होना। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहती हैं बच्चे, ठीक है बात। चलिए हम सबसे पहले जो अकाउंट्स हम लोग को खोलने हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो पहला अकाउंट हम लोग का खुलने वाला है बच्चे, वो खुलने वाला है मशीनरी अकाउंट के रिगार्डिंग। पहला अकाउंट हम लोग का खुलेगा मशीनरी अकाउंट के रिगार्डिंग, है ना।
तो मशीनरी अकाउंट देखो हम किस तरीके से हम खोलने वाले हैं वो आप देखें। और जो मैं आपसे कह रहा था, ठीक है, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हमारा एक, ठीक है, हमारी एक बात मैं आपसे कर रहा था कि भाई हमारा जो अल्टीमेट डेवलपर इस क्वेश्चन का कनेक्शन है वो सेकंड वाली वीडियो से इसका कनेक्शन पूरा पूरा है। तो वो दोनों पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए बच्चे, तो मैं अकाउंट मशीनरी अकाउंट खोलना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है, पहले ये तो इतनी ही जगह मेरे पास अवेलेबल है, तो पहले इन दोनों अकाउंट्स को हम लोग खोल लें। देखें, मशीन के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट अपने आप में एसेट्स अकाउंट है। तो जो ऊपर हमको वैल्यू दी है ना, इस साल जो वैल्यू दी है वो 90,000 रुपये दी है, और जो पिछले साल की वैल्यू है वो 1,10 दी हुई है ना। आप देख लें क्वेश्चन में एक बारी, तो जो वैल्यूज हमारे पास हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको थोड़ी देर के लिए फ्लैश करवा दे रहा हूँ। देखो मशीन की वैल्यू 1,10 दी है 21 में, और 22 में दी है 90,000 रुपये। ठीक है बात, आई होप आपने देख लिया हो। तो फिर अब देखें, एक बात आप देखें, जो पहले साल की वैल्यू है वो हमारी ओपनिंग वैल्यू कहलाती है, और जो इस साल की वैल्यू है वो क्लोजिंग वैल्यू कहलाती है। मशीनरी अकाउंट अपने आप में एसेट्स अकाउंट है। एसेट्स को हमेशा डेबिट से स्टार्ट करिएगा, टू से स्टार्ट आप करेंगे। टू बैलेंस बीडी आपने लिखा, पहले साल की वैल्यू यहाँ गई, और इस साल की वैल्यू बैलेंस शीट के रूप में यहाँ चलेगी। ये दोनों फिगर किसी काम के नहीं है मेरे, ये मेरे दोनों द्वारपाल हैं। लाइकवाइज डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो जो डेप्रिसिएशन पिछले साल का है वो 5,000 रुपये है, और इस साल जो दे रखा है वो 10,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, जो पिछले साल की वैल्यू को हम ओपनिंग कहेंगे, इस साल की वैल्यू को क्लोजिंग कहेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए इसको बाई से स्टार्ट करते हैं, बाई बैलेंस बीडी करके, 5,000 और 10,000। ठीक है बात, इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, है ना बात। चलिए अब एक बात अब देखें, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, पहले इस पॉइंट को हम समझ लें आराम से, फिर जो सेकंड वीडियो का पॉइंट है उसको भी मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। वहाँ क्लियर किया था, लेकिन जो दोनों में कंफ्यूजन डाला रहता है, और जिसमें बच्चे कंफ्यूज करने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज ना हो, क्या ट्रिक हम लोग को फॉलो करनी है वो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग को दिया है नीचे, मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपये है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिस पर 7,000 का डेप लगाया गया वह सोल्ड एट ₹10,000, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है बात। अच्छा, मशीन थी 20,000 रुपये की, क्लियर है बात, उस पर 7,000 का डेप लगाया गया, ओके। ये मशीन की वैल्यू अब रही हमारे हिसाब से 13,000 रुपये। मशीन की वैल्यू अब रही आपके हिसाब से 13,000 रुपये में। तो कितने में बेच दिया आपने बच्चे? 10 में। आपने अगर 10 में बेची तो 3,000 का आपको लॉस हुआ। ठीक बात, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बात। अच्छा, अब हम जाए यहाँ मशीनरी अकाउंट में। अगर हमने मशीन बेची है तो भाई उसकी एंट्री बाई साइड करते हैं, तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। कितने की मशीन थी भाई? वो मशीन थी 20 का डेप था उस पर, 20 की वो कॉस्ट थी, 7 का डेप लगाया तो बची 13 की, लेकिन आपने बेची 10 में, तो 10,000 रुपये आप यहाँ लिखेंगे, ओके। ठीक है बात। उसके बाद आपको बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम लॉस कितना हुआ भाई हमको, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, है ना, पीएनएल अकाउंट लिखें आप। अगर आपको लॉस होता है तो उसकी एंट्री आप इस साइड करते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक बात। अब जिस पर डेप लगाया गया ना, ये 7,000 रुपये जो डेप लगाया गया, ये डेप मेरे काम का नहीं है। काम का नहीं है मतलब यहाँ पर जो डेप लिखता हूँ ना मैं, उस डेप में 7,000 रुपये नहीं लिखूंगा। जो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा उस डेप को नहीं लिखते, हम लोग निकालेंगे कि इस साल का प्रोविजन कितना है, ये फिगर। अब देखें, ये 7,000 रुपये यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा। जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है, मशीनरी अकाउंट बनाई जाती है साथ साथ में, तो ये 7,000 रुपये यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है। कैसे ट्रांसफर करने की एंट्री टू साइड करोगे, यहाँ पे लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट। कहाँ भेज रहे हो आप डेप को? टू मशीनरी अकाउंट, है ना। यहाँ पे लिखा आपने 7,000 रुपये, ये 7,000 रुपये यहाँ टू साइड है, यहाँ आगे बाई साइड होगा तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कहाँ से आए? डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया ना, तो आपने लिखा 7,000 रुपये का डेप लगाया था भाई इस पर। यहाँ तक की बात ये हो गई। ठीक है, आई होप बहुत मुद्दा क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत परेशानी इस बात पर है नहीं। चलिए अब हम देखें, अब मामला कितना हो रहा है वो देख लें एक बारी। ठीक है, 90 करें 7 3 10, यानी 1 लाख, और यहाँ 1,10,000 रुपये, ये हो गया बेटा 1,10,000 रुपये। ठीक है बात। यहाँ 1,10,000 है, यहाँ 1,10 ऑलरेडी है, तो कोई बैलेंसिंग फिगर हमारा रहा नहीं, कोई बैलेंसिंग फिगर बच्चे हमारा रहा नहीं। ठीक बात। अब देखें आप करेंगे क्या, तो ये जो डेप्रिसिएशन है ना बच्चे, ये वाला डेप्रिसिएशन, ये हमारा एक काम का नहीं है, इसको आप नहीं लेंगे। या काम का नहीं है मतलब यहाँ तो आप इसको ट्रीट करेंगे, लेकिन इस 7,000 को यहाँ वाले डेप में प्लस नहीं करना है, इसको डेप नहीं मानना है। आपने डेप निकालोगे आप कितना प्लस यहाँ हम करने वाले हैं, उसी के लिए तो ये काम चल रहा है। ठीक है बात। अच्छा, अब यहाँ पर काम का क्या है फिर, जो ये बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये लिखा है ना, एक तो बेटे ये काम का है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप दिखाएंगे कि सिर्फ कैश इनफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग के अंदर, इस 10,000 रुपये से आपको कैश फ्लो में कैश आया है बच्चे। अच्छा, ये जो 3,000 रुपये है इसका क्या करेंगे भाई? जो लॉस हमको हुआ है, लॉस किसी मशीन को बेच देना, उससे लॉस होना नॉन ऑपरेटिंग आइटम का पार्ट है, तो 3,000 रुपये आप यहाँ प्लस करने वाले हैं। 3,000 रुपये आप यहाँ भी प्लस करने वाले हैं, याद रखें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस करेंगे, किसके तहत? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम के तहत। ठीक बात।
डेप की बात हम लोग कर लें तो यहाँ पर हमको दिया था 17,000 रुपये, है ना बात। यहाँ हमें अल्टीमेट लेवल पर 10 हाथ और यहाँ दिया था, 10 यहाँ दिया था, तो ये अल्टीमेट 17 हो गया। यहाँ सिर्फ 5 है तो 12,000 रुपये यहाँ लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर के लिए, तब जाकर ये 17,000 होगा बच्चे। अब ये जो 12,000 रुपये है ना, ये क्या है, इस पर भी आप लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है बात। अभी जो 12,000 रुपये है ना बच्चे, ये जो 12,000 रुपये आपका आया, ये 12,000 रुपये यहाँ पर प्लस होता है। तो जो डेब आपने लिखा है ना यहाँ पे इसको आप 12,000 को प्लस करते हैं, इस 12,000 को आप प्लस करते हैं बच्चे, इसी के लिए तामझाम किया जाता है। अच्छा, अब वो जो सेकंड वाली वीडियो में था वो क्या पॉइंट था वो मैं आपको बता दूं। वहां पर कहा था कि एक मशीन, देखो वहां पर एक पॉइंट आपसे क्या कहा था, मैं इसे रफ करके बताता हूं कि अल्टीमेट लेवल पर था क्या वो पॉइंट। ठीक है बात, देखें एक बार आप देखें बेटे, तो वहां पर था मशीनरी कॉस्टिंग थी 1 लाख रुपए की, जिस पर डेप लगाया गया 1,62,500। बताओ जरा पॉसिबल है 1 लाख की मशीन हो उस पर 1,62,500 डेप लगा दोगे क्या आप? नहीं पॉसिबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे। और फिर लिखा है कि वो लॉस 20,000 के लॉस पर बेच दी गई, ऐसा लिखा था। उस वीडियो में आप देखिएगा, मैंने 1 लाख से 20,000 को लेस किया, फिर मैंने बोला जो 80,000 रुपए की मशीन आपने 80 में बेची होगी, इसका मतलब अगर 1 लाख की मशीन 20,000 के लॉस में बेची तो इसका मतलब हुआ कि आपने 80 में बेची। इस डेप से मैंने इस डेप का हिसाब यहाँ लगाया नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। 1 लाख में 1,62,500 का डेप थोड़ी लगा दोगे, तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन करी नहीं। और यहाँ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, यहाँ था कि मशीन की कॉस्ट 20,000 रुपए है, उस पर 7,000 डेप लगाया गया, फिर बेचा गया 10,000 में। तो मैंने यहाँ पूरा लॉस वॉस निकाला, यहाँ लॉस नहीं गिवन था, लॉस मेरे को निकालना पड़ा, लेकिन यहाँ लॉस ऑलरेडी गिवन था। इस डेप का मैंने क्या करा, इस डेप को मैंने यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ पर रिकॉर्ड करने का काम किया, यानी ये भी फिगर मेरे काम का नहीं था। इस साल कितना डेप मैं चार्ज करूंगा मैंने वहां पर भी निकाला था। तो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखे थे, ये वाला मामला आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। ट्रीट आपने ऐसे ही करना जैसे आपने यहाँ पर करा था, बस फर्क क्या है, आपने इस डेप की कहानी यहाँ नहीं करनी। मतलब अभी मैंने जब इस वाली वीडियो में डेप का हिसाब लगाया था कि मशीन 20,000 की थी, 7,000 का डेप लगाया, 13 की बची, तो मैंने इतने के लॉस में बेची, मैंने एक फिगर बनाया अपना, लेकिन यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियोज देखिएगा दोनों, है ना, वो वाली वीडियो को अपने अच्छे से वॉच करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी। ठीक है बात। तो ये दोनों पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गए तो अगर इसके रिगार्डिंग कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा तो आप फंसेंगे नहीं वहां पे। ठीक है बात। चलिए, तो अल्टीमेट लेवल पर बेटा हमें जो मिल गया फिलहाल, है ना, उसके हम बात कर लेते हैं। ये तो हमारा पॉइंट उस वीडियो के रिगार्डिंग था, फिलहाल हम इस पॉइंट के ऊपर बात कर लें कि हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चा। चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा कि डेप्रिसिएशन तो 12,000 रुपये ऐड हो गया भाई। ठीक है बात। अब जो हमें लॉस हुई है ना, जो हमको लॉस हुई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने लिखा है, वो भी हमारा ऐड होगा। ठीक है, वो भी हमारा बच्चे ऐड होगा। तो हम लिखेंगे, है ना, जो लॉस है आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, है ना, मशीनरी लिखते हैं आप, फिक्स एसेट लिखते हैं, वट एवर जो भी आप लिखें, तो 3,000 रुपये का आपको ये भी आपका अमाउंट प्लस करना पड़ेगा। ठीक है बात। तो डेप कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम एक मिल गया, वो कर दिया। पेटेंट्स के रिगार्डिंग दे लेते हैं कि पेटेंट्स के रिगार्डिंग मामला क्या हो रहा है। ठीक है, अब आपने जो याद रखना है, ये याद रखना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम 10,000 रुपये प्लस भी करने वाले हैं, हम इनफ्लो ऑफ कैश भी करने वाले हैं। ठीक है बात। पेटेंट्स अकाउंट हम एक बार बना लें, देख लेते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ लॉस प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। देखिए बेटा, अभी क्वेश्चन आपको फ्लैश करवा दिया है, तो आप देखें क्वेश्चन में एसेट्स में लिखा है प्रॉपर्टी, पेटेंट्स एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, फिर सेकंड वाला पॉइंट लिखा है इंटेंजिबल एसेट्स 60 और 70। ये आपकी पेटेंट्स की बात करें, नीचे इसके रिगार्डिंग एक बात दे दी कि ड्यूरिंग द ईयर पेटेंट्स वाज परचेज फॉर ₹50,000। देखें पेटेंट अकाउंट बनेगा कैसे, लिखा पेटेंट अकाउंट, तो बैलेंस बीडी से हमको इसको स्टार्ट करेंगे कि पेटेंट अपने आप में एसेट्स हुई, एसेट्स हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट होगी। तो बैलेंस बीडी लिखी 70,000 रुपये, जो पहले साल की वैल्यू है वो 70,000 ओपनिंग है, इस साल की वैल्यू सीडी लिखी 60,000 रुपये जो क्लोजिंग है। ये दोनों फिगर मेरे किसी काम के नहीं, कहीं नहीं आएंगे, क्योंकि इनके रिगार्डिंग नीचे पॉइंट दे दिया, मैं कंफ्यूज हो गया कि बेचा खरीदा मुझे नहीं पता, तो हमें हिसाब लगाना पड़ेगा। अब फिर नीचे एक लाइन कहती कि इस साल 50,000 के नए पेटेंट्स खरीदे गए, तो भाई अगर खरीदे गए तो हमने लिखा भाई बैंक अकाउंट, सॉरी 10,000 रुपये लिख दिया। ठीक है बात। अब ये 7 5 12 यानी 1,20,000 रुपये आ रहा है अल्टीमेट लेवल पर। अब यहाँ पर देखें आप, सिर्फ 60 आ रहा है, यानी 60,000 रुपये यहाँ पे लिखना पड़ा मुझे। तो ये 60,000 रुपये क्या रहा होगा, बाई साइड अगर लिखना पड़े ना, किसी एसेट्स के रिगार्डिंग बाई साइड लिखना पड़े बैलेंसिंग फिगर, उसे बाई बैंक करके रिकॉर्ड करिएगा। अगर टू साइड बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़े तो उसको आपने रिकॉर्ड करना है टू बैंक करके। ठीक है बात, ये बात आई होप क्लियर हुई होगी। अब ये जो 60,000 रुपये है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 60,000 रुपये में यहाँ पर तो हमने ये सेल करी होगी, क्योंकि बाई साइड सेल की बात आती है। तो अब हम जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने बैठेंगे, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने बैठेंगे बच्चे, तो जो बैंक है ना, जो टू साइड हमारा जो बैंक आ रहा है ये वाला, तो इससे तो हमारा कैश गया होगा कहाँ, अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 50,000 रुपये हम मानेंगे कि हमारा कैश गया क्या खरीदने में, पेटेंट्स खरीदने में। फिर हमने 60,000 के पेटेंट बेचे भी हैं,
ऐसा हमारे अकाउंट्स बनाने के बाद है। अगर आप अकाउंट्स नहीं बनाते तो ये इंपॉर्टेंट जो 60,000 रुपये आया ना हमारा, ये नहीं आता, आपका हिसाब लगाने से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको जिस चीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ऊपर मिले नीचे मिले, आपको उसका अकाउंट खोलना ही खोलना है। अब याद रखिएगा कि 50,000 रुपये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम माइनस करने वाले हैं क्योंकि कैश गया है, और ये 60,000 प्लस करने वाले हैं क्योंकि कैश आया है। ठीक है बात, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें इससे बेचने से या इसे खरीदने से कोई लॉस और प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं हुई। ठीक है बात, चलिए बच्चे, तो इतने ही हमारे आइटम ऐड और लेस होने वाले थे जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम के तहत थे हमारे पास फिलहाल। तुम देखें, ये आपका 20 माइनस में 12 प्लस का 3 प्लस का, यानी 12 3 15, 15 में से 20 गया तो आया आपका बेटा माइनस का 5,000। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं 5,000 रुपये। तो ये 5,000 रुपये आपका क्या आया बच्चे, ये आपका आता है, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है बात, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक बात, ये हमने बात कर ली। अब हमारा ये आने के बाद एड लेस होता है। अब हम बात करेंगे एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग। करंट एसेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, या तो बढ़ कंपेयर करेंगे, या तो बढ़ रही होंगी या माइनस हो रही होंगी। अगर बढ़ेंगी करंट एसेट्स तो कैश फ्लो के अंदर वो माइनस करी जाती हैं, है ना। कैश फ्लो में उनको हम बेटा, कैश फ्लो में उनको हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखें। और करंट एसेट्स अगर घटती हैं, मतलब घटती कैसे हैं, माना पहले साल 1 लाख की थी, अब 80 हो गई, 20,000 की घट गई हैं, तो अगर ये घटें इनको यहाँ हम प्लस करते हैं। ये बात आपको मैं कई बार कह चुका हूँ, हर वीडियो के अंदर ये बात बता रहा हूँ आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये है। और करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग हम देखें तो बिल्कुल सीधा सा फंडा चला, अगर बढ़ेंगी लायबिलिटी तो यहाँ प्लस करिएगा, अगर लायबिलिटी घटेंगी तो माइनस करिएगा। तो एक बार क्वेश्चन में आपको दोबारा फ्लैश करवाता हूँ। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग देखिए आप कहाँ पर आपकी करंट एसेट्स हैं और कहाँ आपकी करंट लायबिलिटीज हैं। तो पहले हम करंट एसेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है बात, पहले एक बार हम मोटी मोटी नजर मार रहे हैं करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स देखें आप सेकंड पॉइंट में, इन्वेंट्री पहले थी 90 की, अब हो गई है 75 की, है ना। जो इन्वेंट्री थी वो पहले 90, अब 75। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जिक्र हम यहाँ करेंगे नहीं। अदर करंट लायबिलिटी की अगर बात करें तो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आपका प्रीपेड इंश्योरेंस था, जो पहले 15 का था, अब 20 का हो चुका है। नीचे उसके रिगार्डिंग बात दिया है नोट्स अकाउंट में, तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो ये तो आपकी करंट एसेट्स के रिगार्डिंग बात हुई। बात करें हम लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटी में देखिए ट्रेड पेएबल आपके हैं, थर्ड वाला पॉइंट देखिए आप बैलेंस शीट में, है ना। थर्ड वाली बात जो करंट लायबिलिटी का मोटा मोटा हेड लिखा है, उसमें एक ही लायबिलिटी है जो है ट्रेड पेएबल, जो पहले 70 थी अब 25, यानी डिक्रीज हो गई है। और अगर डिक्रीज हो गई है तो फिर हम यहाँ पर भी उसको माइनस करने वाले हैं बच्चे। चलिए हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं। देखिए बच्चे, तो अल्टीमेट लेवल पर करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री और प्रीपेड इंश्योरेंस देखने को मिला हम लोग को। वहां हम देखें तो पहले जो इन्वेंट्री थी वो 90 की थी 2021 में, अभी हो गई है 75 की, यानी 15,000 रुपये से डिक्रीज हो गई हैं। और जो अमाउंट एसेट्स का डिक्रीज हो उसे आप यहाँ प्लस करिएगा, तो ये तो आपका प्लस होगा मामला। ठीक है बात, ये आपका प्लस होने वाला है। तो लिखेंगे हम इंक्रीज, है ना, यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री, लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री है वो तो बेटा डिक्रीज हुई है आपकी, है ना। अगर डिक्रीज हुई तो भाई ये 15,000 प्लस होगा। तुम लिख रहे कि 15,000 बच्चे हम क्या करने वाले हैं बच्चे, प्लस करने वाले हैं। अच्छा, बात करें प्रीपेड इंश्योरेंस की, तो पहले प्रीपेड इंश्योरेंस 15 के थे, अब हो गए हैं 20 के, यानी बढ़ गए हैं, 5,000 रुपये बढ़ गए हैं। अगर एसेट्स बढ़ें तो उन्हें लेस किया है, तो ये वाला आइटम आपका लेस वाला आइटम है। ठीक है, करंट लायबिलिटी के अंदर हम देखें ट्रेड पेएबल था, और ट्रेड पेएबल ही एक लायबिलिटी है जो करंट है क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन के अंदर। पहले वो 70,000 रुपये की थी, पहले वो थी 70,000 रुपये की, अब कितनी होगी 25,000 रुपये की, यानी डिक्रीज हो रही है। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो तो उसको यहाँ भी आप डिक्रीज करेगा, माइनस करिएगा। तो ये 45 का जो डिफरेंस है, पहले 70 थी, अब 25 हो गई है, तो 45 का डिफरेंट भी माइनस होने वाला है। और 5,000 रुपये की जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये इंक्रीज हो रही है, ये भी आपकी माइनस होने वाली है। तो लिखेंगे यहाँ पर अब लेस वाला आइटम आएगा, है ना, हम लेस वाला आइटम लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीज, है ना, इंक्रीज हुआ आपका, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है बात, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा इंक्रीज हो रहा था तो इसलिए उसको लेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे -5,000 रुपये, यहाँ लिखेंगे अल्टीमेट लेवल पर हम -5,000 रुपये। उसके बाद आपका जो 45,000 है वो भी आपका माइनस वाला है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे, है ना, लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल। ठीक है बात, ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इसको भी हम बेटा क्या करेंगे, 45,000 को भी हम अल्टीमेट लेवल पर माइनस करने वाले हैं। तो इतना हमको अल्टीमेट लेवल फिलहाल मिल गया। ठीक है बात, और आइटम फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, इतना हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर हुआ। तो 5,000 हमारा प्लस में, सॉरी 5,000 हमारा ऊपर माइनस में, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है वो ऑलरेडी माइनस में है। ये आपका माइनस है 5 5 10 और ये 45, है ना। जो बेटा अल्टीमेट लेवल पर हो गया 55,000 रुपये माइनस का फिगर है, और 55,000 माइनस का फिगर हो गया, और 15 का प्लस हो गया। तो 55,000 से अगर आप 15,000 घटा लेते हैं
तो आपका अल्टीमेट लेवल पर जो वैल्यू बचती है वो बचती है 40,000 रुपये। लेकिन ये 40,000 रुपये आपकी आ रही है माइनस वाली वैल्यू, ये 40,000 रुपये आपकी माइनस में आ रही है। ये हमारा आया क्या, हमारा आया, हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन, है ना, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आपने कितना कैश यूज कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बात। अच्छा, अब यहाँ पर हम लास्ट में काम करते थे, लेस करते थे हम प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब प्रीवियस ईयर, जो पहले साल का जो टैक्स रहता है पिछले साल का, उसको हम यहाँ माइनस करने का काम करते हैं ऑपरेटिंग के अंदर। लेकिन इस टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी बात क्वेश्चन के अंदर दी नहीं है, तो हम इसे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान सकते हैं। तो अल्टीमेट लेवल पर हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा कैश फ्लो हुआ बच्चे, वो यूज्ड हुआ अल्टीमेट लेवल पर, वो हुआ 40,000 रुपये। तो हम इसको बाहर लिख दें आराम से अपना, हम यहाँ पे लिख दें इस वैल्यू को, अब 40,000 रुपये हमारा बच्चे यूज्ड आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक बात। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या हम लोग डालेंगे फिलहाल। तो बच्चे अब देखिए, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम सारा काम तो पहले ही कर चुके थे, मैंने लिख दिया सारा। हम सेल ऑफ मशीनरी, देखो मशीन हमने बेची थी 10,000 रुपये की, मैंने दिखाया था आपको जब मशीन अकाउंट खोला था, हमने 10,000 रुपये की मशीन बेची थी, तो कैश इनफ्लो हुआ है ना, क्योंकि हमने बेचे तो सामने से कैश हमको आया हुआ है। तो इसलिए हमने लिखा सेल ऑफ मशीनरी प्लस पॉजिटिव वैल्यू लिखी 10,000 रुपये। फिर हमने सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, यानी जो पेटेंट्स थे वो हमने बेचे थे 60,000 रुपये के, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ गिवन था कि 50 के खरीदे हैं, तो 60 का हमने बेचे हैं, ऐसा हमने निकाला था बैलेंस शीट फिगर के थ्रू, तो वो आपका 60,000 रुपये था। और परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यानी पेटेंट की बात कर रहा है, 50,000 रुपये हमने खरीदे थे। तो अल्टीमेट लेवल पर देखें 60 और 10 दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, 70,000 हुआ, में से 50,000 रुपये गया, तो अल्टीमेट आया आपका 20,000 रुपये। तो जो 20,000 रुपये है ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये 20,000 बेटा आ रही है पॉजिटिव वैल्यू। तो इस पॉजिटिव वैल्यू के आगे आप लिखे हैं नेट कैश फ्लो, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे नेट कैश फ्लो, है ना, कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी की, कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में अल्टीमेट लेवल पर क्या हुआ पड़ा है। ठीक है बात। एक बार देखो, मैं आपको क्वेश्चन फ्लैश करवा दे रहा हूँ। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब हुआ कि कंपनी ने कहाँ से कैश का जुगाड़ किया। तो कैश का जुगाड़ अगर आप देखें तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के अलावा आपको बैंक लोन कहीं देखने को नहीं मिल रहा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहीं देखने को नहीं मिल रहा, डिबेंचर कहीं देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है बात। तो यानी सिर्फ और सिर्फ पैसा आया है इक्विटी शेयर से, यानी शेयर कैपिटल से पैसा आया, कंपनी ने शेयर लॉन्च करवाए होंगे तब जाकर कंपनी को पैसा आया। तो कंपनी को पैसा अल्टीमेट लेवल पर एक ही जगह से आया है, वो आप लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम, है ना, आप लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल, आप लिख दें प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल। देखें कितना, पहले आपकी शेयर कैपिटल थी 150, है ना, पहले आपकी शेयर कैपिटल थी 150, अब हो गई बेटे 2 लाख रुपए की। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 150 पहले थी और 2 लाख अभी हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने 50,000 रुपए के इक्विटी शेयर नए लॉन्च करवाए मार्केट के अंदर, तब जाकर आपको 50,000 रुपए आया। और इसके सिवा डिबेंचर का कहीं जिक्र नहीं है, बैंक लोन का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं कोई बोरोइंग का जिक्र नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है तो कैसा जुगाड़ कंपनी ने सिर्फ यहीं से किया, और वो क्या 50,000 रुपए का। तो प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल हम लिखेंगे 50,000 रुपए। ठीक है बात। तो अल्टीमेट लेवल पर इसी को हम प्लस कर देंगे तो हमारा बाहर भी 50,000 रुपये आएगा ना, क्योंकि और तो कोई बात हुई नहीं है। तो हम इसके 50,000 के आगे लिख दें कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है बात। तो ये तीनों एक्टिविटी समाप्त हुई, तो एक आखिरी का हम लोग का छोटा मोटा रह गया, वो हम लोग अब करने वाले हैं। ठीक है बात। चलिए एक बार समझ लेते हैं उसको, हमने क्या करना होता है। देखिए बेटे, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फर्स्ट एक्टिविटी से कितना आया, सेकंड एक्टिविटी से हमारे पास कितना पैसा आया, थर्ड से हमारे पास कितना आया, ये हमने लिखा। अब अगर हम पहली एक्टिविटी की बात करें तो पहली एक्टिविटी में देखें हम 40,000 रुपये हमारा कैश यूज हुआ था। ठीक है। बात करें हम सेकंड एक्टिविटी की तो वहाँ से हमको 20,000 रुपये प्लस आया था, है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हम लोगों ने 20,000 रुपये कमाए थे, और जो फाइनेंशियल एक्टिविटी थी वहाँ से भी हमने 50,000 रुपये कमाए थे। दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी, दोनों पॉजिटिव लिख दी 20 और 50। अल्टीमेट लेवल में 50 और 20 हुआ 70,000। 40 आपका माइनस में है, तो 70 से अगर 40 गया तो बचा आपका 30,000 रुपये, यानी 30,000 रुपये आपका नेट कैश जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम ऐड क्या करते हैं बच्चे, इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है बात। इसमें हम अल्टीमेट लेवल पर ये ऐड कर जाते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका कितना है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन देखो दोबारा फ्लैश करवा रहा हूँ। आप जरा देखें सेकंड, जहाँ पर आपका करंट एसेट लिखा हुआ है वहां पर आपका एक हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले लिखा था 10,000 रुपये, अब लिखा है 40,000 रुपये, यानी ओपनिंग था 10,000 रुपये, अभी फिलहाल क्लोजिंग है 40,000 रुपये। तो जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो हमारा था बच्चे 10,000 रुपये, अभी कितना हो गया 40। तो हमारा ये आंसर इस क्लोजिंग वाले कैश से जो बैलेंस शीट में गिवन होता है उससे मैच करना चाहिए।
ये 40,000 रुपये का क्या है बच्चे, ये आपका है क्लोजिंग कैश, है ना। यहाँ इसके सामने आप लिख सकते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट आप लिख दें इसके आगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, ठीक है बात। तो ये जो आंसर है ना बेटा 40,000 रुपये का, ये आपका हमेशा मैच करना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अगर ये सही आ रहा है तो इसका मतलब पूरा कैश फ्लो आपका सही है, अगर ये मैच नहीं कर रहा तो जान लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, ठीक है बात। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपसे फिर कह दूं, सेकंड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आज का फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ और सेकंड पार्ट दोनों को मर्ज करके देखिएगा। उसे देखने के बाद यहाँ जंप आप कर सकते हैं, है ना, और दोनों के पॉइंट समझिएगा कि वहां पर डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हमने कैसे ट्रीट किया था और यहाँ पर हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सो दैट कि जो आपको अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपने कहीं पर रट्टाफिकेशन कर रहा हो चीजों का, तो फिर वो आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है बात। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।